थ्रेड सपोर्ट। सी प्लस प्लस के अंदर बिल्ट इन थ्रेड सपोर्ट नहीं होता है। इसके लिए आपको दूसरे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ती हैं, जबकि जावा में थ्रेड सपोर्ट बिल्ट इन होता है। उसके लिए थ्रेड क्लास काम में आती है और रन मेथड यूज में आता है। अब थ्रेड सपोर्ट का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे एक बार में मल्टीपल टास्क करनी है। मान लो मुझे अपने एप्लीकेशन के अंदर एक के बाद एक इमेजेस भी चेंज करनी है और टाइम भी चलता रहना चाहिए। तो अगर आपको मल्टीपल वर्क करने हो एक साथ तो थ्रेड काम में आता है। ये अपन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जावा में एक चैप्टर है मल्टी थ्रेडिंग, उसमें। तो C++ में ऐसा कोई इनबिल्ट सपोर्ट नहीं होता है, जबकि जावा में थ्रेड्स के लिए इनबिल्ट सपोर्ट होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जावा जो है वो तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि C++ के अंदर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हो सकती है। C++ और जावा में एक डिफरेंस है रूट हायरार्की का। जावा में जितनी भी क्लासेस होती हैं फाइनली उनकी पेरेंट क्लास होती है प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्लास। तो सिंगल रूट क्लास है ऑब्जेक्ट, जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सब उसकी चाइल्ड क्लासेस होती हैं। तो टॉप लेवल की क्लास कौन सी है? ऑब्जेक्ट, जावा में। जबकि C++ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। अपने आप मेमोरी डीअलोकेट करना, मेमोरी को फ्री करना, ये जावा में तो होता है लेकिन C++ में नहीं होता है। अब C++ में डिस्ट्रक्टर होते हैं जो कि जावा में नहीं होते हैं। इनपुट मैकेनिज्म की बात करें तो C++ के अंदर सी इन और सी आउट यूज करते हैं इन ऑपरेटर्स के साथ में रीड और राइट करने के लिए, जबकि जावा में सिस्टम क्लास यूज में आती है इनपुट आउटपुट के लिए। जावा में जैसे अपन ने किया सिस्टम डॉट इन का यूज करके इनपुट लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट का यूज करके आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, जबकि C++ में ये वर्क करने के लिए सी इन और सी आउट यूज में आते हैं। C++ में गो टू स्टेटमेंट होता है, जबकि जावा में गो टू स्टेटमेंट नहीं होता है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके C++ में अपन ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं और मेथड्स को क्लास के बाहर बना सकते हैं। एक तो C++ में इनलाइन मेथड बनते हैं और एक क्लास के बाहर बनते हैं। तो क्लास के बाहर बनाने के लिए आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आपको पता ही है सबको कैसा होता है। ये होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये C++ में तो होता है लेकिन जावा में नहीं होता है। जावा में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं होता है। जावा में जो भी आपको फंक्शंस बनाने हैं वो क्लास के अंदर ही बनेंगे, क्लास के बाहर नहीं डिफाइन कर सकते। जबकि C++ में आप डिक्लेयर फंक्शंस कर सकते हो क्लास में और क्लास के बाहर उनको डिफाइन कर सकते हो, तब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज में आता है। C++ में ट्राई कैच ब्लॉक अपन चाहे तो नहीं लगाएं, अपने को पता हो कि एक्सेप्शन थ्रो होगा तो भी लगाना या नहीं लगाना अपने ऊपर है। लेकिन जावा के केस में अगर कोई मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो उसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिखना कंपलसरी होता है। C++ में ग्लोबल स्कोप होता है और एक नेम स्पेस स्कोप होता है। नेम स्पेस को अपन जावा के पैकेज से कंपेयर कर सकते हैं। तो C++ में ग्लोबल जैसा कुछ होता है, तो फंक्शंस
अपन क्लास के बाहर भी बना सकते हैं, और डेटा मतलब वेरिएबल्स वैसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास के बाहर, जिनको अपन पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। जबकि जावा में जो भी डेटा है, डेटा मेंबर और फंक्शंस जो हैं, वो क्लास में ही होंगे। तो जावा में ग्लोबल स्कोप जैसा कुछ नहीं होता है। फिर स्ट्रक्चर और यूनियन की बात करें तो सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर और यूनियन होते हैं, जबकि जावा में स्ट्रक्चर यूनियन नहीं होते हैं। जावा में सिर्फ क्लास होती है और इंटरफेस होते हैं, जबकि सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर यूनियन भी होते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट मैनेज होते हैं मैनुअली, क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना मैनुअली होता है। न्यू ऑपरेटर क्रिएट करने के मतलब मेमोरी अलोकेट करने के काम में आता है, और डिलीट जो है डीअलोकेट करने के काम में आता है। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जब डिस्ट्रॉय होता है तो डिस्ट्रक्टर। सी प्लस प्लस। जावा में डिस्ट्रक्टर नहीं होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं। जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्कोप से बाहर चला गया, मतलब उसको कहीं से भी रेफर नहीं किया जा सकता, तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में ओओपी कहते हैं, ये रेफर करती है ऐसी लैंग्वेजेस को जो प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स का यूज करती है। अपन ने जावा में किया ही है, क्लास बनाते हैं, फिर उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करके अपन डेटा और फंक्शंस को बाइंड करते हैं। क्लास के अंदर डेटा होता है और फंक्शंस होते हैं, तो डेटा और फंक्शंस बाइंड हो जाते हैं। तो क्लास के अंदर अगर आपने कुछ प्राइवेट डिक्लेयर किया है तो वो बाहर एक्सेस नहीं होगा, पब्लिक डिक्लेयर किया है तो एक्सेस होगा। इसका मतलब अगर कोई डेटा प्राइवेट है तो उसको क्लास में जो अपन ने मेथड्स बनाए हैं उनका यूज करके ही उसको एक्सेस किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो उसमें मेन 5 चीजें हैं: पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, मैसेज पासिंग। ये 5 मेन पॉइंट्स हैं। पॉलीमॉर्फिज्म 2 वर्ड से मिलकर बना है। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म, मैनी फॉर्म्स। तो अब इसके अंदर एक ही चीज के मल्टीपल फॉर्म किसमें होते हैं? एक तो मेथड ओवरलोडिंग, एक ही नाम के मल्टीपल मेथड, उसमें या तो काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होते हैं, या डेटा टाइप, या सीक्वेंस। तो पॉलीमॉर्फिज्म जावा में इंप्लीमेंट होता है। एक तो मेथड ओवरलोडिंग, एक ही क्लास में सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स। दूसरा होता है मेथड ओवरराइडिंग, पेरेंट क्लास में जैसा मेथड है वैसा का वैसा मेथड चाइल्ड क्लास में हो। तो पॉलीमॉर्फिज्म जावा में 2 तरह का होता है, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू इंप्लीमेंट होता है। नेक्स्ट फीचर होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं? पेरेंट एक क्लास बनी हुई है, उसकी अपन चाइल्ड क्लास बना सकते हैं, और उसके फीचर्स इनहेरिट हो जाते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। अब इनहेरिटेंस में भी कुछ टर्म्स होते हैं। सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास, या बेस क्लास, जिसके फीचर्स चाइल्ड क्लास में आएंगे। चाइल्ड क्लास को अपन सब क्लास भी कहते हैं, या डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं, या एक्सटेंडेड क्लास भी कहते हैं। सब क्लास के अंदर मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर अपन अपने अकॉर्डिंग नए फील्ड्स, फील्ड्स का मतलब डेटा मेंबर्स से है ये, और मेथड्स ऐड कर सकते हैं। जैसे एक क्लास है पर्सन, उसके अंदर नेम और एज है। अब मैं पर्सन की चाइल्ड क्लास बनाऊं एम्प्लॉय, तो उसमें मैं नए फीचर्स जैसे एम्प्लॉय आईडी और सैलरी भी ऐड कर सकता हूं, और नए मेथड्स भी ऐड कर सकता हूं। अब इनहेरिटेंस का बेनिफिट क्या होता है कि कोड रीयूजेबिलिटी।
रीयूजेबिलिटी मतलब जो मैं पहले से बना चुका हूं पेरेंट क्लास में, वो मुझे वापस बनाने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर्स और मेथड्स को यूज कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के लिए जो कीवर्ड काम में आता है वो है एक्सटेंड्स। एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा एक सिंगल यूनिट बनेगी, रैपिंग अप ऑफ डेटा अंडर अ सिंगल यूनिट। इसका मतलब ये क्या करता है, बाइंड करता है कोड और डेटा। कोड का मतलब हो गया मेथड्स और डेटा का मतलब हो गया डेटा मेंबर। डेटा मेंबर्स और कोड को एक यूनिट में कंबाइन करना, उस यूनिट को अपन कहते हैं क्लास। अब जो भी वेरिएबल्स मतलब डेटा मेंबर्स हैं उनका यूजर को पता नहीं होगा। यूजर को सिर्फ ये बताया जाएगा कि ये वाले फंक्शंस हैं। जैसे मैंने सेट रोल नंबर को कॉल किया, तो अभी तो क्लास मैंने ही बनाई है, तो मुझे पता है रोल नंबर नाम का डेटा मेंबर है। लेकिन प्री डिफाइंड क्लासेस भी होती हैं। अब उसमें आपको सिर्फ मेथड बताए जाते हैं कि ये मेथड्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। इंटरनली कैसे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, कौन से डेटा मेंबर में स्टोर हो रहा है, वो हिडन रहता है। तो एनकैप्सुलेशन, डेटा जो होता है क्लास में, डेटा इन अ क्लास इज हिडन फ्रॉम अनदर क्लासेस। एक क्लास का डेटा दूसरी क्लास से हिडन रहेगा, इसलिए इसको डेटा हाइडिंग भी कहते हैं। एनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए वेरिएबल्स को तो डिक्लेयर किया जाता है प्राइवेट, और मेथड्स को बनाया जाता है पब्लिक। और मेथड्स जो होते हैं वो कौन से मेथड होते हैं, सेट और गेट। यही अपन ने किया है। जैसे मैं क्लास बनाऊं बुक, उसमें प्राइवेट डेटा मेंबर डिक्लेयर करूंगा मैं, टाइटल, ऑथर और प्राइस। फिर उसी क्लास के अंदर मैं सेट टाइटल, सेट ऑथर, सेट प्राइस नाम के मेथड बनाऊंगा वैल्यूज चेंज करने के लिए डेटा मेंबर्स की। और डेटा मेंबर्स की वैल्यूज रिटर्न करवाने के लिए गेट रोल नंबर, गेट टाइटल, गेट ऑथर और गेट प्राइस बनाऊंगा। ऐसे ही जो मैंने गेट रोल नंबर बोला, गेट नेम बोला, अपन स्टूडेंट क्लास बना सकते हैं। उसमें सेट रोल नंबर, सेट नेम, गेट रोल नंबर, गेट नेम, तो मेथड्स बनाएंगे। और रोल नंबर और नेम डेटा मेंबर्स। एब्स्ट्रैक्शन, नेक्स्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यूज करके सिर्फ अपन यूजर को एसेंशियल डिटेल्स ही डिस्प्ले करते हैं। नॉन एसेंशियल मतलब जिसका यूजर से कोई रिलेशन नहीं है, वो उसको पता नहीं होती है। जैसे अपन कार की बात करें, तो कार का मतलब हो गया कार, उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट से कस्टमर को कोई मतलब नहीं होगा। डेटा एब्स्ट्रैक्शन को अपन क्या कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और जो इररिलेवेंट डिटेल्स हैं उनको इग्नोर करना। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, तो एक आदमी जो है वो कार चला रहा है, तो उसको ये पता है कि एक्सीलरेटर से स्पीड इंक्रीज होगी, ब्रेक लगाने से कार स्टॉप हो जाएगी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उस इंटरनली ये वर्किंग कैसे हो रही है, एक्सीलरेटर से स्पीड इंक्रीज कैसे हो रही है और ब्रेक लगाने से कैसे रुक रही है। तो उसको कार के इनर मैकेनिज्म के बारे में पता नहीं होगा। इसको अपन कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। उसको सिर्फ ये बताया गया है कि ये एक्सीलरेटर है, इससे इंक्रीज होगी, ब्रेक से रुक जाएगी, इंटरनल वर्किंग से उसको कोई मतलब नहीं। एब्स्ट्रैक्शन जावा में कैसे अचीव होता है वो अपन देखें, तो एक तो इंटरफेसेस का यूज करके और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज करके। मतलब मैसेज फंक्शन पासिंग को, मेथड को में कॉल करना। क्या इन्वॉल्व होता है, ऑब्जेक्ट का यूज करके कॉल करते हैं मेथड को। तो नेम ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो ए, फिर डॉट, फिर उसके बाद सेट रोल नंबर मेथड का नाम, और उसके बाद ब्रैकेट्स में उसके आर्ग्यूमेंट।
और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस इजी होती है, जबकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जैसे जैसे कोड बढ़ता जाता है तो उसको मैनेज करना इजी नहीं रहता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा हाइडिंग होती है, जबकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ग्लोबल डेटा होता है जिसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है।